नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज वंदे राष्ट्र में उन प्रशासनिक अधिकारियों की बात होगी जिन पर इस देश के आम नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व है, लेकिन कुछ मेडल और अपनी वाहवाही के लिए वो किसी पर भी इस तरीके से टूट पड़ते हैं कि फिर अगर उन पर भी एफआईआर हो, उनको भी सजा मिले, तो उससे भी उन्हें डर नहीं लगता। यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की जान ले ली उन लोगों ने जो दरअसल ऐसी वर्दी को धारण करते थे जिस पर लोगों की सुरक्षा का दायित्व है। न कोर्ट, न जज, न फैसला, सीधे एनकाउंटर। आज सबसे पहले बात भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की, जिसमें तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। जिस मामले को लेकर कुछ दिन पहले तक पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही थी, वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी, अब उसी मामले में हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रशासन को लगातार सफाई देनी पड़ रही है। और सिर्फ सफाई ही नहीं, परिजनों का आक्रोश, लोगों का बढ़ता जन आक्रोश, सोशल मीडिया पर उठते सवाल, राजनीतिक दबाव और इन सब के बीच प्रशासनिक फैसले। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से विवाद उठा है, सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह पंकज मिश्रा को नया एसडीपीओ बनाया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो वीडियो इस पूरी घटना का वायरल हुआ है। इस वीडियो से आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके की स्थिति बनी, किस तरीके से ये सारी चीजें हुई। आप देखिए, भरत तिवारी एक जगह पर है, उसके हाथ में पिस्टल है, उसकी मां भी वहां पर मौजूद है और साथ में पहले एक पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा है। कुछ दूरी पर कुछ और पुलिस वाले खड़े हैं जो लगातार इस वीडियो को बना रहे हैं और अपनी बात को रखने की उससे कोशिश कर रहे हैं। बैठ करके बातचीत हो रही है, हाथ में उसके पिस्टल है। और उसी समय जब कोई बंदूक तान देता है उसके ऊपर, उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और आमना सामना कुछ इस तरीके का होता है जिसमें फिर भरत तिवारी की जान चली जाती है या कह दीजिए एनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि भरत तिवारी का जब एनकाउंटर किया गया, जिस तरीके की स्थिति बनी, वो क्या दृश्य थे, वो किस तरीके से पुलिस से कितनी दूरी पर था, किस तरीके से उसको पुलिस ने पकड़ा, फिर आगे बढ़ने को कहा और उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया। किस तरीके से उसके हाथ में उसको जो भी हथियार था वो थमाया गया और ये पूरा वीडियो सामने आए। पुलिस से जिस तरीके की बहस मुबाहिसा हो रहा है, ये उसका भी वीडियो है कि उसके घर पर, घर के आसपास या जिस जगह पर भी वो था, उस जगह पर जब पुलिस पहुंचती है तो किस तरीके से उसके साथ में बातचीत होती है। हाथ में उसके हमेशा हथियार दिखा है। यह भी बात सही है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है, उसको लेकर के भी लोगों का जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। बहुत ईमानदार अगर समझा जाए तो यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके का आचरण व्यवहार कई बार आम लोगों के साथ में करता है, वो भी कटघरे में खड़ा करने लायक है। लेकिन ये व्यवस्था है इस तरीके की कि बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से ही दुखी होते हैं और इस व्यवस्था का ही शिकार होते हैं। भरत तिवारी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद अब आपके लिए जानना जरूरी है कि विवाद किस तरीके का था इस शख्स के साथ जो उसकी जान पर बनाया। भरत तिवारी से जुड़ा विवाद है। 15 जून को तब शुरू हुआ जब भरत तिवारी ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाली। इन पोस्ट में क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात कही गई थी। साथ ही जगदीशपुर के एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
घटना के बाद पुलिस 15 जून को 2 बार उसके घर पर पहुंचती है। पुलिस के अनुसार वो उस समय घर पर मौजूद नहीं था। उसी दिन वो पुलिस के सामने उपस्थित भी नहीं हुआ। ये जिस तरीके की विवाद की श्रृंखला बनी वो यहां से शुरू होती है। अब 16 जून को सोशल मीडिया पर वो लाइव हुआ। इस वीडियो के जरिए 15 जून को यह विवाद तब शुरू हुआ जब भरत तिवारी ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात कही। साथ ही जगदीशपुर के एसडीएम को उसमें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद पुलिस 15 जून को 2 बार उसके घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद वो जब नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिसिया कार्यशैली जिस तरीके की है उसी अंदाज में पुलिस उसके घर पर अपनी बात रखकर चली आती है। उस दिन भी वो पुलिस के सामने उपस्थित नहीं होता है। अब इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। जब पुलिस को यह सूचना मिलती है उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। भरत तिवारी के मृत्यु के दिन किस तरीके से क्या चीजें हुई ये भी हम आपको बताते हैं। भरत तिवारी जिस तरीके की एनकाउंटर होने के बाद जिस तरीके का मामला सामने आया है, पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो हथियार लेकर के घूम रहा है उस व्यक्ति की पहचान भरत भूषण तिवारी के रूप में होती है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ उसकी एक के बाद एक कई तस्वीरें भी सामने आती। जब पुलिस उसके घर पहुंची पूछताछ करने के लिए तो भरत के पास बंदूक मौजूद थी। इसके बाद भरत ने पुलिस से बात करते हुए फेसबुक पर लाइव किया। उसने एनकाउंटर में मारने की साजिश का आरोप भी पुलिस पर लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने कहा कि भरत मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। यह बात पुलिस कह रही है। उसे इलाज के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। यह बात भी पुलिस कह रही है। पुलिस ने कहा कि हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये सारी बातें पुलिस के सामने थी। पुलिस के जरिए ही यह बात सामने आती है कि वो दिमाग से अस्थिर था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और फिर वो दिन आता है जब भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। उस दिन क्या हुआ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सवालों के घेरे में पुलिस है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भरत तिवारी के पास अवैध हथियार हैं। वो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई के लिए बिलौटी गांव पहुंचती है। बिलौटी गांव पहुंचने के बाद पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान भरत ने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और उसके बीच गोलीबारी हुई। यह पुलिस का कहना है। गोलीबारी में भरत भूषण तिवारी को कई गोलियां लगी। ये हालात गंभीर होने पर उसे पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया। इसके बाद उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी जान हालांकि बची नहीं। इलाज के दौरान ही उसकी पीएमसीएच में मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने ये बताया है कि पुलिस के पास ऐसा पर्याप्त मौका था कि भरत तिवारी का एनकाउंटर करने से पहले उसके हाथ से हथियार लिया जा सकता था, उससे बात की जा सकती थी। भरत तिवारी की मृत्यु से पहले जो वीडियो वायरल हुआ वो भी आपको देखना जरूरी है। पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं, एक वायरल वीडियो से मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। वीडियो में भरत तिवारी को पुलिस की ओर हथियार फेंकते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद गोली चलने की घटना का दृश्य भी सामने आता है और यही वो मौका है जब
भरत तिवारी को गोली लगती है और उसकी मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ जाता है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, प्रदर्शनकारियों ने भरत तिवारी के शव को रखकर सड़क पर जाम लगाया। जिस तरीके की स्थिति बनी उसमें उसके गांव के लोगों का यह विश्वास था कि अगर पुलिस ये बात जानती थी कि वो दिमागी रूप से अस्थिर है, उसके हाथ में हथियार है और हथियार भी उसने फेंक दिया है, बावजूद उसके जिस तरीके का एनकाउंटर किया गया, ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। भरत तिवारी का परिवार कह रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। इसके पीछे भी परिवार के अपने तर्क हैं। भरत तिवारी के परिवार ने इस पूरी घटना को फर्जी बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके घर में घुसी और परिवार को धमकाया। यह भी कहा जा रहा है कि भरत गांव में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की मांग उठा रहा था। परिवार ने बताया कि भरत की शिकायत पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे और इसी वजह से वो मानसिक रूप से आक्रोशित हुआ और हथियार उठाने को मजबूर हुआ। परिवार ने भी बताया है कि भरत जब घर से बाहर गया था, पुलिस ने उसी समय उसे घेरा और उसका एनकाउंटर किया। परिवार का यह भी कहना है कि उसने सरेंडर कर दिया था, बावजूद इसके पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई और उसकी जान चली गई। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। अब ये एफआईआर किस तरीके की हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। भरत तिवारी ने मामले में पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर में भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद इस मामले में अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप लगाए गए। दूसरी एफआईआर एनकाउंटर की घटना को लेकर दर्ज की गई। तीसरी एफआईआर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ है। भरत तिवारी के मामले में कुल 3 एफआईआर। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि भाजपा के बड़े नेता भी इस घटना पर अब सवाल उठा रहे हैं। उन नेताओं ने क्या कहा है, यह भी आप सुनिए। एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था। हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के एसएचओ का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नजदीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। हम सभी यहाँ पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीद को, और उसके बाद यहाँ महापंचायत में हम लोगों का मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और पीड़ित परिवार के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। लेकिन एफआईआर तो हो गया है। एफआईआर हुआ तो गिरफ्तारी कहाँ हुई? थानापूर्ति वाली एफआईआर हुई। जैसे आम लोगों के साथ जो पुलिस बर्ताव करती है, हत्या का हो, 307 का हो, डकैती का हो, चोरी का हो, आगजनी का हो, छिनैती का हो, आम लोगों के घर में जिस तरह से पुलिस जाती है, घर को कुर्क करती है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है, कहाँ हुई अभी तक? एक नीट छात्रा के साथ बलात्कार होता है और उस पुलिसकर्मी उन दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब नेताओं के बयान आ रहे हैं, राजनीति हो रही है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के तमाम नेता खुद इस पूरी घटना के विरोध में आकर के खड़े हो गए हैं।
इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी की सरकार ने पहले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जब दबाव बढ़ा तब, और उसके बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। लेकिन जिस तरीके से दर्ज किया गया और जिस तरीके की कार्रवाई इस समय चल रही है वो भी अपने आप में लोगों को परेशान करने वाली है। लोग उससे भी संतुष्ट नहीं हैं। ये बात भी अब सामने आ रही है। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया पहले, और उसके बाद हत्या का केस उन पर दर्ज किया गया। लेकिन भरत तिवारी के मामले में जिस कार्रवाई को लोग चाहते थे उस तरह से कार्रवाई हुई नहीं। कार्रवाई के तहत तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद जनता के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने दबाव में एक्शन लिया। यह मैसेज भी साफ साफ नजर आ रहा है। आरा, शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। अधिकारियों के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया है। लगातार विवाद के बाद सरकार ने न्यायिक जांच का ऐलान भी कर दिया है, और पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। अब यहां पर इस पूरी घटना के बाद 2-3 बड़े सवाल हैं। एक तो यह है कि हमारे यहां ब्यूरोक्रेसी किसी भी रूप की हो, वो चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, आम लोगों की जो दिक्कत है, परेशानी है, उसके ऊपर जिस कदर आंख मूंदी जाती है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, और कई बार दैवीय आपदा या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें जिस तरीके की लोगों को राहत दी जानी चाहिए, जब वो नहीं मिलती है और सरकार की तरफ से जारी किए गए धन की बंदरबांट होती है, तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी है। जैसा इस पूरे प्रकरण में भी कहा जा रहा है कि जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी मदद के लिए उस लड़के ने आवाज उठाई थी, लेकिन बजाय मदद करने के जो उसका तरीका था उस पर सवाल हो सकते हैं। ऐसा उस तरीके तक वो क्यों पहुंचा, ये भी अपनी तरह की एक जांच का विषय है। लेकिन जो वीडियो सामने आए, अगर कोई सरेंडर कर रहा है, हथियार पुलिस के सामने फेंक रहा है, बावजूद उसके ऊपर गोली चलाई जा रही है, तो फिर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। और अगर यह दबाव या भूमिका सवालों के घेरे में न होती तो इस तरीके की स्थितियां भी न बनती कि किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को सस्पेंड किया जाता, एफआईआर की नौबत आती। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, अपने महकमे में अपने ही लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई करने की नौबत आती है तो फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो स्थितियां जो आम लोगों के साथ आमतौर पर पुलिस पेश आती है, उस तरीके की स्थितियां उनके साथ में नहीं बनती। और जाहिर सी बात है कि एक एनकाउंटर जो गांव वालों की नजर में फर्जी है, फिर उस लड़के का शव रख करके अगर प्रदर्शन होता है और उसके ऊपर गांव वालों पर ही एफआईआर होती है, तो ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है कि किस तरीके का पुलिस प्रशासन है। इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके की घूसपात और कई बार आम लोगों को परेशान करने में लिप्त रहता है, वो किसी से छुपा नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी जिला वो हो सकता है, कोई भी तहसील वो हो सकती है, कोई भी गांव हो सकता है। बावजूद इसके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, वो घूस लेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, और उस अधिकार की परिणति ये ठीक बात है कि कई बार इस तरीके से आम आदमी की जान लेकर के चुका दी जाती है। लेकिन ये बात भी सरकारी नौकरी करने वाले ध्यान रखें कि अगर स्थितियां ज्यादा गंभीर होती गई, इस तरीके के उदाहरण और आते गए, तो फिर आप इसी समाज से निकले हैं, इसी समाज के बीच में रहते हैं, किसी अलग टापू पर सूरज ढलने के बाद नहीं जाते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब उस खबर पर चलेंगे जिसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए 15 नौजवान राजधानी लखनऊ में। उसके बाद क्या हुआ है, उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे।